लेसन नंबर 42 पढ़ेंगे जी, एक्सरसाइज साइकोलॉजी। इसमें इम्यून सिस्टम देखेंगे कि किस तरह से एक्सरसाइज हमें फ़ायदा देती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती है, या किस तरह से हमें HIV वायरस या कैंसर या दूसरी बीमारियों से बचा सकती है। सबसे पहले है एक्सरसाइज एंड कैंसर। जब आप एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर, तो आपके जो कैंसर जर्म्स होते हैं या जो कैंसर के होते हैं सेल्स होते हैं, वो भी इनएक्टिव हो जाते हैं। अगर किसी को कैंसर हो चुका है तो वो भी थोड़ा कम स्लो हो जाता है, यानी वो प्रोसेस भी उसका जो तेज़ी से हो रहा होता है वो एक्सरसाइज करने की वजह से वो रिड्यूस रिस्क पे आ जाता है। औरतों के ख़ासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह ये भी रिड्यूस रिस्क पे आ जाते हैं अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करें। इवन दैट के जो एक्सरसाइज करने वाले ख़वातीन मर्द होते हैं वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनको कैंसर हो जाए, क्योंकि उनके टिश्यूज़ जो हैं वो इनएक्टिव रहते हैं जो कैंसर सेल के होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड इम्यून सिस्टम। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन इसका एक ये नुकसान है कि अगर आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अपनी लिमिट और बर्दाश्त से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपका कम हो जाएगा। तो आपने एक बैलेंस रखना है। अगर बैलेंस नहीं रखेंगे तो भी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाएगा, और अगर बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम कम होगा। लेकिन अगर रेगुलर और मीडियोटर लेवल से, और यानी दरमियानी एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो फिर आपको इसका फ़ायदा होगा। एक्सरसाइज एंड ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके अंदर जो HIV वायरस है या एड्स वगैरह है, इसके मुसलसल करने से एड्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सोशल, फिजिक, एंजाइटी, फिजिकल, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड बॉडी इमेज, ये 3 चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि आप को एक सोशल, फिजिक, एंजाइटी होती है कि अगर मैं एक्सरसाइज करने जाऊँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे जिस्म को देख के हंसेंगे, मेरे बारे में क्या बातें करेंगे, या फिर आपका फिजिकल सेल्फ कैसा है, आप कैसे हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद है बॉडी इमेज, यानी कि ये तीनों चीज़ें एक साथ हम इसमें देखेंगे कि हमारे जहन में हमारी बॉडी के मतलब क्या सोच है, हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके जब आप मीडियोकर लेवल से अपना मेंटली आप रिलैक्स होंगे तो ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके बारे में ये होगा, अपने बारे में ये ख्याल रखते होंगे कि मैं बहुत मोटा हूँ, मैं कहीं जाऊँगा एक्सरसाइज करने तो लोग मेरे पे हंसेंगे, या फिर शायद मुझे इसका ये नुकसान हो जाए, इस तरह की एंजाइटी लेके जाएंगे तो फिर शायद इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा और आप रेगुलर और कंफर्टेबल तरीके से एक्सरसाइज भी नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एडिक्शन। हर चीज़ की एडिक्शन जो होती है वो नुकसान देती है। किसी भी चीज़ को अगर आप दरमियाने लेवल पे करें तो वो आपको फ़ायदा देती है, अगर उसको स्ट्रेस में लेके करें और बहुत ही ज़्यादा उसको ओवर एडिक्टेड हो जाएं उसके, तो वो उसका नुकसान होगा। सेम इसी तरह एक्सरसाइज एडिक्शन अगर आपको हो जाएगी तो बजाय इसके कि आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इम्यून सिस्टम कम हो, इम्यून सिस्टम बढ़े और बाकी चीज़ें कम हो, अगर आप एक्सरसाइज एडिक्टेड हो जाएंगे तो फिर आपकी ये सारी चीज़ें कम होने की बजाय बढ़ने लग जाएंगी, यानी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भी बढ़ेगा और इम्यून सिस्टम बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी, ईटिंग डिसऑर्डर एंड फिजिकल एक्टिविटी। इसमें एनॉक्सिया नर्वोसा है एंड बुलिमिया नर्वोसा है। एनॉक्सिया नर्वोसा में जो सीवियर किस्म के लोग वेट लॉस करना चाहते हैं और वो एक ईटिंग डिसऑर्डर कह सकते हैं हम इसको, ये उनको ईटिंग डिसऑर्डर होता है। और सीवियर बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस होती है उनको, इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट एंड बिकमिंग फैट, वो बिल्कुल पतला रहना चाहते हैं और वो बिल्कुल नहीं खाते, और वो अगर खा लें तो फिर उसको मतलब बहुत ही कम खाते हैं और अपने वेट के बारे में हमेशा कॉन्शियस रहते हैं। बुलिमिया नर्वोसा ये है कि बिंज ईटिंग फॉलोइंग बाय द पर्पिंग एटलीस्ट ट्वाइस पर वीक फॉर 3 months, लॉस ऑफ द सेल्फ कंट्रोल। वो खाते हैं लेकिन वो ऐसी दवाई लेते हैं या अपने गले में उंगली मार के निकाल देते हैं ताकि उनके जिस्म को ना लगे, वो इंजॉय भी कर लें खाना लेकिन उनके जिस्म को वो फैट ना लगे। तो ये दोनों ही ईटिंग डिसऑर्डर हैं। सब क्लिनिकल ईटिंग डिसऑर्डर अमंग द एथलीट्स, कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं, लाइक एथलीट्स को तो इतना ज़्यादा डिसऑर्डर नहीं होता, लेकिन जो टीवी मॉडल्स होते हैं, डांसर वगैरह होते हैं, उनको जो है वो इस तरह के ईटिंग डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर एंड अनहेल्दी एक्सरसाइज बिहेवियर, अगर आपको ईटिंग डिसऑर्डर भी हो और अनहेल्दी किस्म का एक्सरसाइज के मतलब बिहेवियर भी हो तो उसके साथ आपको फिर कुछ इस तरह की डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे एनॉक्सिया एनालॉग हाइपोथेसिस, यानी इट इज़ द हाइपोथेसाइज दैट मेल ऑब्लिगेटरी रनर्स एंड एनॉक्सिया फीमेल शेयर कॉमन पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉमन ड्राइव ऑफ द thinness which is through excessive exercise is the anorexia analog hypothesis. Research provide only partial support of this hypothesis. Next है मसल डिस्मॉर्फिया, यानी अगर कोई ये समझे कि मुझे जो है वो मसल्स की बीमारी है और मेरे मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है कि उसको मसल डिस्मॉर्फिया है।
और थर्ड है और लास्ट है रेसलर्स मेकिंग वेट, यानी कि अगर कुछ जो बॉक्सर्स होते हैं उनको या फिर ये जो रेसलिंग करने वाले होते हैं, ये जब किसी मुकाबले में हिस्सा लेते हैं तो पहले अपने वज़न को कट करते हैं, तो हमारा वज़न कम होगा तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से जीत सकेंगे और ज़्यादा जल्दी हम विन कर सकेंगे। तो ये भी एक रेसलर मेकिंग वेट है, यानी ये भी एक वी कैन से दिस इज़ आल्सो disorder. The adverse physiological effect of the rapid weight or loss cutting in a preparation for competition are well documented in the literature. Rapid weight loss result in decrease the plasma volume, dysmorphation and hypoglycemia. It is also a result in cognitive functioning and decrement. Cognitive decrement are noted primarily in short-term memory and digit span recall. Mood state disturbance also noted in such people. तो ये थे 3 लेसन हमारे एक्सरसाइज साइकोलॉजी के मतलब। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।